हेलो एवरीबडी, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एजुकेशन एकेडमी, जहाँ पर हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए जो सोशल साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले पेपर 2 में मेंशन है, उनको कवर कर रहे हैं। तो हम पॉलिटी देख रहे थे, पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे, हम प्रीएम्बल देख चुके हैं। ठीक है, हम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी और ये सब देखने को कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ पैरेलली हम पार्ट 1 को भी कवर कर रहे हैं, जिसमें मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब हम कल कवर कर चुके हैं, प्रीएम्बल। देन उसके बाद हम साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट्स वगैरह देखे थे, 12 शेड्यूल्स देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल मेंशन भी कर दिए हैं मैंने, उस कल वाली पीडीएफ में करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे आपको निमोनिक मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद ये शेड्यूल एरियाज है, यहाँ पे उसका निमोनिक मिल जाएगा, ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यहाँ पे शेड्यूल्स मेंशन है। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स, पहली बात आपको पता होनी चाहिए, दे आर मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। ठीक है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन। किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, आप क्लेम करते हो, सिटीजन हो आप क्लेम करते हो अगेंस्ट द स्टेट। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं क्योंकि लार्जेस्ट एवर चैप्टर है डिवोटेड टू द फंडामेंटल राइट्स इन एनी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया बोलते हैं। बोरोड कहाँ से किया है हमने? यूएस बिल ऑफ द राइट से किया है, इसको याद रखना। मेंट टू प्रमोट कौन सी लिबर्टी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इट वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन डिलीट हो गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 44। अब तक आपको 42nd पता होना चाहिए, उसके बाद 61 पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 97th कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला पता होना चाहिए, फिर उसके बाद 74th ये लोकल अर्बन लोकल बॉडीज वाला पता होना चाहिए, 73rd इसके साथ याद कर लो। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो 42nd से ये राइट टू प्रॉपर्टी हटा था। ठीक है, इट इज नाउ अ लीगल राइट। ये याद रखना, पूछ लेता है कि अब राइट टू प्रॉपर्टी कैसा राइट है? इट्स अ लीगल राइट। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 301 के अंदर है, पार्ट है 12 के अंदर। फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के? ये भी पूछ लेता है कि कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं। तो दे आर 15, 16, 19, 29 एंड 30। सम आर अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, इवन द लीगल पर्सन हो, लाइक कॉर्पोरेशन या कंपनीज। बाकी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो सबको मिलते हैं। ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हम जैसे जैसे फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी देखेंगे, और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय द कोर्ट। मोस्ट आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट द स्टेट है। किसके क्लेम्स है? सिटीजन के हैं। तो अवेल किसके अगेंस्ट करेंगे? आर्बिट्रेरी एक्शन करेगा अगर स्टेट कुछ, तो आप उसको अवेल कर सकते हो। सम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर मैं आपको कुछ अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग कोई भी किसी पर्सन के साथ मैं कुछ भेदभाव करती हूँ, तो मेरे अगेंस्ट भी आपको जो वो है फंडामेंटल राइट्स का यूज करके आप मेरे अगेंस्ट मतलब केस कर सकते हो कि हाँ, आपके अगेंस्ट मैंने कुछ अनटचेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग वो करा है। तो आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगा सकते हो, स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट भी लगा सकते हो। कुछ जो है पॉजिटिव है नेचर में, जो कि सिविक प्रिविलेज को प्रमोट करते हैं, और कुछ निगेटिव है जो कि लिमिटेशन लगाते हैं ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो पॉजिटिव होंगे वो सिटीजन्स को प्रमोट कर रहे होंगे, और जो नेगेटिव होंगे मतलब जो स्टेट पर पाबंदियां लगा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव है। जस्टिसिएबल है, बिल्कुल है। हमने प्रीएम्बल पढ़ा था, इट्स नॉन जस्टिसिएबल, लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट होता है तो आप कोर्ट जाकर अपना केस फाइल कर सकते हो। तो एनफोर्समेंट थ्रू द कोर्ट्स इन द केस ऑफ वायलेशन। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। कैन बी अमेंडेड, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368, बिल्कुल अमेंड कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन से केस में? केशवानंदन भारती केस में आया था। ठीक है, नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट। सेक्रोसेंट नहीं है और या परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम। आपने सुना होगा नेशनल इमरजेंसी लगती है या कोई इमरजेंसी लगती है, तो उसमें कुछ जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर्टेल करा जा सकता है, बट नॉट थ्रू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं करा जाएगा। एंड ओनली इन द कंफर्मिटी विद द बेसिक स्ट्रक्चर। आपका बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए, उसकी कंफर्मिटी होनी चाहिए, तभी आप इन पर जो है उनको रिपील कर सकते हो, कर्टेल कर सकते हो। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 21 और 29, 21 एंड 20। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स नहीं जाते हैं कभी भी अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है, बाकी राइट्स जो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं होता है? 20 एंड 21। आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ओनली
उसको याद रखना, ओनली ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड्स पे लगती है, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगती है, नॉट ड्यूरिंग द इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन। ठीक है, आर्म रिबेलियन पे लगेगी तो आपका 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगेगी, मतलब बाहर से कोई हमला हो रहा है या वॉर हो गई है बाहर से, तो आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है, आर्टिकल 20, 21 कब सस्पेंड होते हैं, या मतलब कब सस्पेंड, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते, तो ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। Their operation is limited in relation to the member of the armed forces, paramilitary forces, police, intelligence agency, etc., and can be restricted and abrogated by the parliament under the Article 33. आर्टिकल 33 में जो इनका जो फंडामेंटल राइट्स का जो लिमिट है उसको लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, क्या किन के रिगार्डिंग, आर्म फोर्स में अगर आप हो तो आपके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करा जा सकता है, पैरामिलिट्री में हो तो भी आपको वो किया जा सकता है, पुलिस में हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हो तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको लिमिट किया जा सकता है। कौन करेगा, बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है नहीं, पार्लियामेंट करेगा। कौन से आर्टिकल के अंदर, 33 आर्टिकल के अंदर करेगा। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, इनका एप्लीकेशन और कब रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जब मार्शल लॉ लग जाए। ठीक है, इन फोर्स इन एनी एरिया, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 34 के अंदर, 33, 34 आप याद रखना। मोस्ट फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, सेल्फ एग्जीक्यूटरी। A few can be enforceable only on the basic of the law giving effect to them. जो मैक्सिमम ऑफ द मतलब फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्स हो जाते हैं। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लॉ के उससे अफेक्ट में आएंगे, तो उन लॉज कैन बी मेड। वो लॉज कौन बनाएगा, वो लॉज ओनली बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सो दैट द यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन थ्रू द कंट्री, आर्टिकल 35। तो 33, 34 एंड 35 आर्टिकल आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी 12 से जो 32 है ये तो मेन अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 क्या बोलता है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, क्या इंक्लूड है, इंक्लूड है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर्स एंड द ऑफ द ईच स्टेट, ऑल द लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, अदर अथॉरिटीज, कैसी, स्टेट्यूटरी भी हो सकती है, नॉन स्टेट्यूटरी भी हो सकती है, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस वाले हो गए, है ना। फिर उसके बाद जुडिशरी इज नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन बट द कोर्ट्स आर इंक्लूडेड व्हेन डिस्चार्जिंग नॉन जुडिशियल फंक्शन। वैसे तो जुडिशरी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, लेकिन अगर कोर्ट्स अगर ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं जो कि नॉन जुडिशियबल है इन द नेचर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, तो हम उसको स्टेट में कर देते हैं। UN एंड इट्स एजेंसीज जो है, इट्स नॉट अ स्टेट अंडर द आर्टिकल 12। इसको याद रखना, पूछा जा सकता है कि UN और इसकी एजेंसीज स्टेट मानी जाती है आर्टिकल 12 के अंदर, नहीं मानी जाती है। कौन कौन माना जाता है, गवर्नमेंट हो गया, सेंटर का हो गया, स्टेट का हो गया, लोकल बॉडीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, अदर अथॉरिटीज कौन सी, स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी। एज पर सुप्रीम कोर्ट इवन द प्राइवेट बॉडी एक्टिंग एज इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी ऑफ स्टेट, अगर कोई प्राइवेट बॉडी है लेकिन वो एक्ट कर रही है इंस्ट्रूमेंटली, ठीक है, ऑफ द स्टेट, फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर द आर्टिकल 12। ठीक है, होप यहाँ से आपको सारा चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 13 में है। All laws that are inconsistent with or derogatory of any fundamental right shall be void. This give the court the power of the judicial review. तो 13 में क्या है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोई भी लॉ बना, मतलब कोई भी लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो क्या बोला है, वॉइड हो जाएगा। और ये कौन डिसाइड करेगा कि वॉइड होगा, द पावर इज गिवन टू द कोर्ट, और कोर्ट किसके थ्रू करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा उस चीज का। ठीक है, तो मोटा मोटा जुडिशियल रिव्यू इज अंडर आर्टिकल 13। लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड, लॉ क्या क्या इंक्लूड करता है, परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, टेम्परेरी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस भी इंक्लूड होगा, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑर्डर्स, बाय लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ लाइक कस्टम, यूजेस ऑफ हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, ऑल दीज कैन बी चैलेंजेस, सबको चैलेंज किया जा सकता है अंडर द लॉ, इन सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 13। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट अ लॉ, ये कोई लॉ नहीं है। ठीक है, बट एट पर केशव नंदन भारती केस, इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी चैलेंजेस एंड डिक्लेयर वॉइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल बिटवीन द लाइन समझना कि वैसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हो ऑन द ग्राउंड कि हाँ ये मतलब वॉयलेट कर रहा है, लेकिन अगर आपका वो वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है और वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है, किसके अगेंस्ट हटा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के उसमें हटा है। अब कहाँ पहुंच गया है, 300 में पहुंच गया है। ठीक है, आर्टिकल 300 में पार्ट कौन सा है, पार्ट है 12। ठीक है, अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल राइट्स पहला वाला कौन सा है, पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, 14 to 18 है।
14 क्या बोलता है? 14 बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं करेगा इक्वली बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन, कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी और हर पर्सन जो है इक्वली मतलब इक्वल है लॉ के सामने। ठीक है, ये बोलता है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है? ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव कंसेप्ट है। कहाँ का है? ब्रिटिश ओरिजिन का है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। हर कोई रिच है, पुअर है, ऑफिशियल है, नॉन ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी है, नॉन ऑर्डिनरी है, सब सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये अमेरिकन ओरिजिन है, ये दोनों याद रखना कौन सा ओरिजिन कहाँ का है। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रीटमेंट जो दिया जाता है अंडर द इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ अमंग अलाइक अमंग इक्वल्स। इसमें क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, ठीक है, तो दो लोगों में से अगर इसके पास थोड़ी पावर ज्यादा है, इसके पास कम है, तो इन दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ एक और पर्सन आ जाता है जिसकी सिचुएशन इसके साथ जैसी है, तो इन दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। इसमें इसको ज्यादा प्रिविलेज दी जाएगी, इसको थोड़ी कम प्रिविलेज दी जाएगी। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। तो ये याद रखना, पॉजिटिव कंसेप्ट है, अमेरिकन ओरिजिन है। इसमें जो होता है हर किसी को इक्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यहाँ सबको इक्वल है, कोई प्रिविलेज नहीं है किसी के पास। फिर आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का ये किसका कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ का है। इट्स द एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, प्रोपाउंड किसने किया था? एवी डाइसी, याद रखना। ठीक है, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ लॉ। कोई भी आदमी पनिश नहीं किया जाएगा, कब तक? जब तक वो किसी लॉ का ब्रीच ना करे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। हर कोई इक्वल है, इसका कंसेप्ट है ना रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का है। प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट रेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजल्ट है किसका? राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल ने बनाया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल को डिसाइड करेगा। तो प्राइमेसी किसको है? प्राइमेसी है इंडिविजुअल्स को, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखना, प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 जो है इट्स अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर जो हम बात करते हैं केशव नंदन भारती केस में कि इसको अमेंड नहीं कर सकते हो आप, इसको नहीं ला सकते हो। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्सेप्शंस क्या है आर्टिकल 14 के? एक्सेप्शंस है प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, वो आंसरेबल नहीं होते हैं टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर ऑफिशियल पावर। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो हो ही नहीं सकती है ड्यूरिंग देयर ऑफिस। नो सिविल प्रोसीडिंग अंटिल द 2 मंथ। क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकती जब तक वो ऑफिस में है। सिविल कब तक नहीं हो सकती? 2 महीने तक नोटिस, पहले 2 महीने का नोटिस दोगे, फिर उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग करोगे। फॉरेन सोवरेन्स, रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स जो है वो एंजॉय करते हैं इम्यूनिटी को। यूएन एजेंसी ऑल्सो एंजॉय द इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। यूएन एजेंसीज आर द पार्ट ऑफ स्टेट। कमेंट में बताओ, आर्टिकल जो 12 था स्टेट की जो डेफिनेशन है, आर यूएन एजेंसीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन उसमें इंक्लूडेड है क्या? फिर और क्या एक्सेप्शन है? आर्टिकल 31C है, इट्स एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14। ये क्या है? प्रोवाइडेड द लॉ मेड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन डीपीएस कीज, जैसे आर्टिकल 39B और 39C कैन नॉट बी चैलेंजेस ऑन द ग्राउंड दैट दे वॉयलेट द आर्टिकल 14। ठीक है, आपने सुना भी होगा व्हेन द आर्टिकल 14 कम, आर्टिकल 39 और 39B एंड C गोज अवे। ठीक है, केशवानंदन भारती केस में बोला गया था दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड इवन हियर। तो बेसिक फीचर आपको यहाँ से क्या क्या पता चल गया? रूल ऑफ लॉ एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लस जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप अभी तक आपको रूल ऑफ लॉ पता चल गया, जुडिशियल रिव्यू पता चल गया। आर्टिकल 15 की अगर बात करें तो 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इन बेसिस पे। 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। मिलिट्री और एकेडमिक आपको मिल सकते हैं, जैसे नोबेल भी एक टाइटल ये होता है एक तरीके का, नोबेल प्राइज हो गया, या फिर एकेडमिक में आपको कुछ टाइटल मिल रहे हैं, तो वो सब टाइटल्स आप वो कर सकते हो।
ले सकते हो, लेकिन आप अदर टाइटल्स नहीं ले सकते हो। ठीक है, फिर आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल 19 से 22 के अंदर है। ठीक है, आर्टिकल 19 गारंटी 6 फ्रीडम। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से। इसमें क्या क्या आता है? 91 19 का ए आता है स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड एंड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस। ये 6 राइट्स है। 6 राइट्स की गारंटी मिलती है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, नो एक्सफेक्टो लॉ, नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जो वो है, मतलब नो डबल जेओपार्डी का मतलब होता है कि एक ही चीज के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती है ना। नो डबल जेओपार्डी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अगेंस्ट में नहीं हो सकते हो, अपने ही खिलाफ, मतलब अपने ही अगेंस्ट आप अपने सबूत नहीं वो कर सकते हो। और पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि आप जो, जैसे कोई रेट्रोएक्टिव है कि आपने कभी क्राइम किया था तब तो वो लीगल था, लेकिन अब वो क्राइम बन चुका है, ऐसे जाके आप किसी को सजा नहीं दे सकते। ठीक है, ये है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। आपको कन्विक्ट करा गया है ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, तो 20A में, ये 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में है। ठीक है, सेल्फ नो डबल जेओपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, ये तो आपको पता ही होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई भी राइट्स आपसे पूछा जाता है किसमें है, राइट टू मैरी हो गया, राइट टू इंटरनेट हो गया, ऑल द राइट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21A आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? अगेन इंपॉर्टेंट, 86 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया है, याद रखना। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, कौन सी एज तक? 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 22 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, तो आपको सर्टेन प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक है, राइट्स ऑफ एन अरेस्ट पर्सन सेफ गार्ड अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। 2 तरह की डिटेंशन होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको पनिशमेंट्स मिलते हैं, प्रिवेंटिव में आपको रोका जाता है ताकि आप आगे क्राइम ना करो। ठीक है, राइट अगेंस्ट अगर एक्सप्लॉइटेशन की अगर मैं बात करूं तो 23 एंड 24 है। आर्टिकल 23 एंड 24 आर रिलेटेड टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर, बेगार जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 24 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्रीज, माइंस और अदर हैजार्ड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, फिर देन आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। 25 से 28 है, आपको पता होने चाहिए। 25 क्या बोलता है? आपको फ्रीडम है, आप कंसाइंस कर सकते हो, फ्री प्रोफेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो अपने रिलीजन को। 26 क्या बोलता है? आप मैनेज कर सकते हो अपने रिलीजियस अफेयर्स को। 27 क्या बोलता है? आप फ्रीडम ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आपको फ्रीडम है, आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर दो फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। चंदा वाला चीज जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। 28 जो होता है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे आपने सुना होगा, ये जो मुस्लिम्स में ये क्या बोलते हैं इनको, जो स्कूल्स होते हैं इनके, मेरे टर्म ध्यान नहीं आ रहा है, जो जहाँ पे ये लोग स्कूल्स में जाते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द टर्म। तो उस स्कूल्स में आपने देखा होगा वहाँ पे कुरान पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर परमिटेड होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर आता है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। 29 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। कौन से बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे, स्क्रिप्ट या कल्चर। आर्टिकल 30 में राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 32 है, हार्ट एंड सोल बोला गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, ऑलरेडी है। एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसके उसमें 5 टाइप की रेट्स होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मेडमस, प्रोहिबिशन, सेटेटरी, क्यू वारंटो। ठीक है, तो ये सारी रेट्स होती हैं, आप ध्यान रखना। आर्टिकल 226 में ये सेम पावर हाई कोर्ट के पास होती है। हाई कोर्ट का थोड़ा जो रिट जुरिडिक्शन होता है वो वाइडर की तरफ होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का देखता है, लेकिन हाई कोर्ट लीगल का भी देखता है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर पर्पसेस। तो अगर पूछता है हाई कोर्ट का रिट जुडिक्शन ज्यादा है या सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सोच के मत मान देना कि सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी है तो इसके पास ज्यादा होगा। नहीं, हाई कोर्ट के पास ज्यादा होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिगार्डिंग बस फंडामेंटल राइट्स होता है। ठीक है, तो विद दिस ये फंडामेंटल राइट्स वाला कंप्लीट हुआ। देखो मैंने ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि इसमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं या तो मिलाने को क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सा राइट्स किस चीज से रिलेटेड है। एक्सम्पशंस पूछ सकता है,
ठीक है, और बेसिक बेसिक हार्ट एंड सोल और ये सब पूछ सकता है कि किसने बोला है, किसको बोला है, तो ये सारी चीजें हैं। कुछ एक्सम्पशंस है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है कि सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ द स्टेट एसेट्रा, आर्टिकल 31A सेव 5 कैटेगरी, कुछ 5 कैटेगरी को सेव किया है ऑफ द लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ, कि आपका आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड द रेगुलेशन, आर्टिकल 31B, इसमें कुछ एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूड करे गए हैं इन द 9th शेड्यूल, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, IR क्यूहोलो केस आया 2007 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी लॉज प्लेस है इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973, दैट इज कौन सी डेट है ये, केशवानंदन भारती वाली केस है, आर ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। पहले ये जो आर्टिकल्स थे या मतलब ये जो लॉज थे, ये इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, लेकिन कोहिलो केस के बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल मतलब ये मतलब केस सुना और इसके बाद उन्होंने जजमेंट दिया कि भाई केशवानंदन भारती केस के बाद जो भी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड की गई है 9 शेड्यूल के अंदर, सबका जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हो इफ दे वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स और द बेसिक स्ट्रक्चर। पहला था कि पहले आप नहीं कर सकते थे कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप इसको चैलेंज कर सको, लेकिन अब कर सकते हो। फिर है सेविंग द लॉज गिविंग द इफेक्ट टू द सर्टेन DPSPs 31 ये C, तो ये तो अभी भी है कि नो लॉज दैट सीक द इम्प्लीमेंट ऑफ सोशल स्पेसिफिक इन द आर्टिकल 39B and C शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट टेक्स अवे आर्टिकल 14 और 19। आप किसी भी लॉ को जाके 39B और C में जाके ये चैलेंज नहीं कर सकते हो कि दे आर टेकिंग योर आर्टिकल 14 और 19, ठीक है, कि आपका फ्रीडम ले रहा है या राइट टू इक्वालिटी ले रहा है, ठीक है। Also, no laws containing declaration that it is giving to the effect to the such policies shall be questioned in the court, ठीक है, आप इनको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा राइट हो गया है, लीगल राइट हो गया है, कहाँ चला गया, 300A में चला गया, पार्ट ए हो गया है। नाउ ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन और द लीगल राइट्स, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। सिर्फ मेयरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते हो। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शंस बट नॉट अगेंस्ट द प्रॉपरली इनेक्टेड लेजिस्लेटिव लॉ। इफ द प्रॉपर्टी इज टेकन बाय द स्टेट इट इज नॉट गारंटी अ राइट टू कंपनसेशन एंड इफ द अमाउंट इज फिक्स्ड बाय द लॉ इज inadequate it cannot be challenged in the court of the on that ground, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट इसको यहाँ से हाईवे निकालना चाह रही है, तो अगर उसने ये वाली प्रॉपर्टी का एक्विजिशन किया है तो आपका नो गारंटी है कि आपको कंपनसेशन ना दे सरकार, ऐसा भी हो सकता है। और आप इस बेसिस पे आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो कि हमें ये पेमेंट इनएडुकेट मिला है, ठीक है, इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी में ये है। 33 बता ही दिया किसके रिगार्डिंग है, आर्म फोर्सेस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, ठीक है, इन सब के इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, उनके एम्पावर करती है पार्लियामेंट को टू रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लस एलोंगस सर्विसेज इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज एंड मेंटेन द डिसिप्लिन, ठीक है, ताकि डिसिप्लिन और ड्यूटीज मेंटेन होने, तो इस वजह से रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पार्लियामेंट। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है? मार्शल लॉ अफेक्ट करता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन नेशनल इमरजेंसी अफेक्ट नॉट ओनली द फंडामेंटल राइट्स बट द ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड कैन एक्सटेंडेड टू द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। ये टेन्योर भी एक्सटेंड कर सकती है दोनों का, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर और सेंटर को भी इफेक्ट करती है, लेकिन जो मार्शल लॉ है सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं। मार्शल लॉ सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ये गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी कोर्ट्स को सस्पेंड कर देता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है, कंटिन्यू करती है गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी कोर्ट्स भी कंटिन्यू रहती हैं। मार्शल लॉ कैन इम्पोज ओनली ड्यूरिंग द एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंस जनरल इन द स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज ओनली फॉर द स्पेसिफिक रीजंस स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन अगर हो जाता है तभी आप नेशनल इमरजेंसी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंस, जनरल कोई स्पेसिफिक रीजन भी होगा तो भी आपके यहाँ मार्शल लॉ लग सकता है, ठीक है। फिर आता है नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मार्शल लॉ कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इसमें मेंशन है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसीज पढ़ी होंगी 352, 356 है ना, 360, ये सारी इमरजेंसीज आपने पढ़ी होंगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन ये नहीं है। इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम वही बात लिखी गई है, हैज स्पेसिफिक प्रोविजन 52 to 60। आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 19 कब होगा ये मैं बताया अच्छे से, कब होगा, जब इमरजेंसी किस बेसिस पे लगेगी,
इमरजेंसी लगेगी एक्सटर्नल उस पे, वॉर हो गया या कुछ इस टाइप का हो गया, तब 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 जुडिशियल रेमेडीज का है, और आर्टिकल 226 यही हाईकोर्ट का पावर है, हाईकोर्ट का वाइडर स्कोप है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, फोकस है बिल्कुल। राइट टू प्रॉपर्टी शिफ्ट हो गया है, कहाँ लीगल राइट बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन 44 से बना है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड इंस्ट्रक्टिंग इन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ, किसका पार्ट बन गया, आर्टिकल 21। कोई भी आर्टिकल आता है उसको किसका पार्ट है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है ये काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ये किसका पार्ट है, तो जनरली आर्टिकल 21 का ही पार्ट रहते हैं, कुछ भी नया इवोल्यूशन होता है। फिर आप आ जाते हैं टॉपिक नंबर 4 डीपीएसपीस पे और फंडामेंटल ड्यूटीज पे। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, पहला आपको पता होना चाहिए कहाँ से ली गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। डिस्क्राइब बाय भीमराव अम्बेडकर एज अ नोबल फीचर, इंपॉर्टेंट, किसने नोबल फीचर कहा है डीपीएसपी को, पूछ सकता है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स टुगेदर जो है ये फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डीपीएसपी की बात करें तो स्टेट आर डायरेक्टेड टू कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज और इनेक्टिंग लॉज। मेन मुद्दा देखो याद रखना, डीपीएसपी जो होती है स्टेट के लिए होती है, कि आपको स्टेट को कुछ भी लॉ या पॉलिसी बनानी है तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज आपकी हैं, अगर आप राइट्स ले रहे हो अगेंस्ट द स्टेट, आप पॉलिसीज भी आपको दिमाग में रखते हुए बन रही हैं, तो फिर आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज है ना जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी इस नेशन में रहने के लिए, तो ड्यूटीज आर योर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो स्टेट्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डीपीएसपी रिजेंबल किसको रिजेंबल करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने बताया था कल ही, ब्लूप्रिंट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। DPSP aim to establish the welfare state by releasing the ideals of social and economic democracy. Non justiciable है, preamble non justiciable है, DPSP non justiciable है, लेकिन fundamental rights justiciable है। इन्फोर्स नहीं कर सकते हो आप, जाके ये नहीं बोल सकते हो कि स्टेट ने ये पॉलिसी बनाते हुए ये चीज ध्यान में नहीं रखी है तो हम इसको सजा देंगे, नहीं, आप जाके ये सब चीजें नहीं कर सकते हो। सोर्स क्या है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, गांधीयन आइडियोलॉजी हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया इंडिया का, सब सोर्स है। सिमिलैरिटीज अगर हम बात करें और डिफरेंसेस की बात करें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स का नेगेटिव कैरेक्टर होता है, आप स्टेट के प्रति मतलब रिस्ट्रेन कर रहे हो स्टेट को फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। लेकिन डीपीएसपी क्या है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, डायरेक्ट द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। पॉजिटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर, याद रखना। फंडामेंटल राइट्स जुडिशियबल है, लीगली इन्फोर्स हो सकता है, अगर आपका वायलेट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। ये कैसी आइडियोलॉजी, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ये कैसा, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को। फंडामेंटल राइट की लीगल सैंक्शन है, इनकी कोई लीगल सैंक्शन नहीं होती है, ठीक है। एम टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अगेन वही एम टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट। सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज बोथ आर एस्टेब्लिशिंग द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, बोथ आर एसेंशियल फॉर ऑल around development of the personality of the individual and both are borrowed from largely from the western constitutions, ठीक है। ये कुछ सिमिलरिटीज है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं डीपीएसपी का आर्टिकल्स का रेफरेंस, आर्टिकल 36 में है, स्टेट की डेफिनेशन है, ठीक है, और सेम है, वही मीनिंग है जो आर्टिकल 12 में मैंने आपको बताया था। पूरी सेंटर की, पूरी स्टेट की, लोकल बॉडीज हो गई, स्टेटूटरी एंड नॉन स्टेटूटरी बॉडीज हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो जो डेफिनेशन उसमें 12 में बताई थी वही 36 आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन पार्ट 4, ये याद रखना, ये दीज आर इन पार्ट 4, कल याद कराया था ना। you can fly directly from US to UP करके बताया था ना ऐसे। तो इसमें यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का ए फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएगा, फिर फोर्थ में डीपीएसपी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैंने नहीं बताया था ऊपर। फिर उसके बाद आता है 38 का क्या है, स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, to secure social, economic and political justice and minimize the inequalities of the income, status and facilities of the opportunities। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 38। तो ये पूछ लेता है वेलफेयर ऑफ द पीपल कौन से उसमें मेंशन है, तो आर्टिकल 38 में मेंशन है। 39 है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसमें ही था ना, 39 बी कम्स, सी कम्स, देन 14 को चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। तो इसमें क्या है कि इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, distribution of the ownership and the control of material resources to the subsidiary common goods, prevent the concentration of the wealth। ये पूछ लेता है prevent of concentration of wealth, the equal pay for the equal work, ये किसमें है, 39 में है।
ठीक है। 40 आपको पता होगा विलेज पंचायत के रिगार्डिंग है। 41, 4 में से एक गया, 3 बचा, तो इसमें 3 राइट्स है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। ठीक है। 4-3, 4-3, ये 3 डब्ल्यू जैसा बन रहा है ना, डब्ल्यू जैसा ये 3, तो 3 से याद रखना लिविंग वेजेस ऑफ द वर्कर्स है। 43 ए क्या है? 43 है वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, 43 का ये है। 43 बी क्या है? बी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, तो 43 ए याद रखना। ए है वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, कहाँ पर? मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। बी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कहाँ पे? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। फिर आ जाता है 44, 4-4, दोनों कैसे हैं? यूनिफॉर्म, ये तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द 6 से 14 तक तो फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, लेकिन बिलो 6 आ जाती है डीपीएसपी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो 6। ठीक है, तो ये 4, तो ये ऐसे याद कर लेना 4 और 5, 6। ठीक है, तो 45 में 6 वाला आ जाएगा कि बिलो द 6, है ना। इसमें आता है ये 46 में है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, तो 6 में से 4 गया, तो बचे 2 कौन सी कम्युनिटीज? एससी और एसटीज, इनका क्या? एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है एंड अदर वीकर सेक्शंस को। 47 आपने सुना होगा AK 47, तो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ ना, तो इट इज न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ पे है मोटा मोटा। इंटॉक्सिकेशन और ड्रिंक, ये बंदूकें कब निकलती हैं? व्हेन ड्रग्स या कोई ड्रिंक कर लेता है तभी निकलती है ना, तो 47 याद रखना। 48 क्या है? 48 इज ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, तो इसको 48 को आपने हिंदी में सुना होगा, इसको बोलते हैं 48। ठीक है, तो इसको 48 से अड़ियल सांड याद रख लेना, अड़ियल। ठीक है, अड़ियल से आप एनिमल हस्बेंड्री। 48 ये भी एनिमल से रिलेटेड है, तो ये भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, तो ये एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, तो दोनों वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो गए। ठीक है, 48 वाले। 49 वाले क्या हो गए? ठीक है, 49 हो गया ये मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन और प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस हो गया। 50 हो गया, 50-50 किसका? जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का, 50 पावर इसको दे दो, 50 इसको दे दो। 51 इंटरनेशनल पीस, 51 ऐसे आई तो इंटरनेशनल पीस। ठीक है, तो मैंने मोटे मोटे सारे याद करा दिए, कुछ कुछ बचे हैं वो उनका कोई ऐसा नहीं है, आप याद कर लेना उनको। 51 में इंटरनेशनल हो गया, 50-50 ये हो गया। 48 वाले अड़ियल सांड से याद करा दिए, पहला एनिमल हस्बेंड्री है, फिर उसके बाद एनवायरमेंट से रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ। 49 ये इसके बाद है मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड है। 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 45 क्या है? 4-5-6 आएगा इसके बाद। 46 में से 6 में से 4 गया, 2 राइट्स बचेंगे। 2 राइट्स किसके? एसटी, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गया। 47 के 47 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 43 मैंने बताया था, 43 ये 3 हो गया, तो वर्कर से रिलेटेड है, सारे वर्कर का पार्टिसिपेशन है ए में और कोऑपरेटिव सोसाइटी है बी में। 41 है, 4 में से 1 गया, बचा 3 राइट्स हैं। कौन से राइट्स हैं? वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है, ये तो सबको याद ही रहता है। 39 इक्वल पे है। 38 क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल है। 37 जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन पार्ट 4। 36 क्या है? डेफिनेशन है सेम जो 12 की है। ठीक है, मोस्ट आपको डीपीएसपी जनरली मिलाने को ही आता है कौन सी डीपीएसपी किसमें है, तो आपको याद रहना चाहिए। अगर डीपीएसपी हेल्प द कोर्ट टू एग्जामिन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, बिल्कुल हेल्प कर सकती हैं। इन मिनर्वा मिल केसेस 1980 में द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 14-19 मे कंसीडर अ लॉ टू बी रीजनेबल if it gives the effect to the DPSP. ठीक है, तो DPSPs are enforceable by the law in the sense that the parliament can provide for the imposition of appropriate penalties or punishment for the failure to the fulfillment of any of them through ordinary legislation. तो हम बोल सकते हैं कि वैसे तो नॉन इन्फोर्सेबल है कोर्ट्स के थ्रू, लेकिन लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल है, क्योंकि पार्लियामेंट आपके रिगार्डिंग ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बना सकता है, लॉ बना सकता है, दैट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट देमसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन है। पार्लियामेंट कर सकता है इन्फोर्स, ठीक है, कि किसी स्टेट ने नहीं फॉलो किया डीपीएसपी अपनी कोई पॉलिसी बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट लॉ से उनको वो कर सकता है, पेनल्टीज लगा सकता है उनके ऊपर, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। और आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए डीपीएसपी का यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है? 51A में है, ये है पार्ट 4A में।
ठीक है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और क्या क्या हुआ है कमेंट में बताओ। कौन सी रिकमेंडेशन? स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में, ठीक है। पार्ट 4A जुड़ गया था, ओनली वन आर्टिकल, सिर्फ 51A है इसमें। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ी थी, अब 11 हो चुकी हैं। 86 के थ्रू एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूटी जुड़ गई थी, जो कि 11 थी, जो कि ड्यूटी है पेरेंट्स और गार्जियंस की टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, जो फंडामेंटल वाली है। फंडामेंटल राइट्स में है ना कि फ्री एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी बिटवीन द 6 to 14। स्वर्ण सिंह कमिटीज की कुछ रिकमेंडेशन थी जो एक्सेप्ट नहीं हुई थी, दैट पार्लियामेंट में प्रोवाइड द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज और पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लीएंस ऑफ द एनी ड्यूटी, कि अगर कोई ड्यूटी कोई भी इंसान फॉलो नहीं कर रहा है तो पार्लियामेंट पेनल्टी लगा सकती है, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुई थी। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टीज शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, और जो ये लॉ बनाया जाएगा उसको कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं इंक्लूड हुई थी। ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी नहीं ऐड हुई थी। तो ये 3 और अदर रिकमेंडेशंस थी जो नहीं एक्सेप्ट हुई थी। नेचर क्या है फंडामेंटल राइट का? ये भी नॉन जुडिशियबल है। However, the parliament is free to enforce them by the suitable legislation. Parliament के पास पावर है। They help the court in examining and determining the constitutional validity of the law, same as goes with DPSP. They are enforceable by the law. Parliament enforce कर सकता है, लेकिन कोर्ट में enforceable नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लिस्ट क्या है? Every citizen shall, इसको याद रखो, A, B, C ये ऐसे हैं। 51A का ये इस तरीके से है, 1 सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। ये इस तरीके से है, 51 सारी ए में है ना, ए का ए, 51A का बी, 51A का सी, इस तरीके से है। फिर ये डी है, फिर ये ई है, ये एफ है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ए से तो अबाइड ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडल ऑफ एंड इन द इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग नहीं है यहाँ पे, यहाँ से कंफ्यूज कर देता है। मॉक टेस्ट में जनरली होता है ऐसा कि नेशनल सॉन्ग दे देगा, मैंने गलत किया था तो मुझे अभी तक याद है ये चीज। तो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग नहीं है, वंदे मातरम नहीं है। नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, अबाइड करना है, और नेशनल फ्लैग को करना है। बी से बापू याद रख लो। बापू क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम। फ्रीडम से आपको बापू याद आते हैं, महात्मा गांधी, तो आपको चेरिश करने हैं, है ना, और फॉलो करने हैं। सी क्या है? अपहोल्ड द, प्रोटेक्ट एंड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सी से सॉवरेनिटी होती है, ऐसे है लेकिन थोड़ा सी जैसा साउंड करता है, तो सॉवरेनिटी। डी से डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, कि जब नेशन को जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना पड़ सकता है। तो डी से डिफेंस हो गया। ई आपको याद रखना है। ई से क्या है? हारमनी। मैंने ई हारमनी ई वाला साउंड निकल के आता है, तो मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। आपका अगर आपको कुछ और याद आए तो आप उससे याद कर सकते हो। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शुअल डाइवर्सिटीज, एंड रिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, ये कहाँ पे है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। हारमनी से तो ये ई से याद हो जाएगा। एफ से फोर्ट होते हैं। फोर्ट क्या है? आपके मॉन्यूमेंट्स है। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, तो एफ से फोर्ट हो गए, मतलब उनका वो करना है, प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है। एफ तक हो गया। एफ, फिर जी आ जाओ। जी से एनवायरमेंट कैसा है? ग्रीन है ना, तो नेचुरल एनवायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गए, लेक हो गए, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, लिविंग क्रिएचर्स हो गए। एफ जी एच आ गया। एच से क्या है? ह्यूमनिज्म हो गया, ह्यूमन साइंटिफिक टेम्पर हो गया, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म हो गया। आई से हो गया, आई आपने सुना होगा, एन आई टू आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना, ये वाला सुना है ना। तो ये क्या है? सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, की वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। आई, जे एंड के। जे क्या है? स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन द ऑल स्फेयर्स, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। जे से थोड़ा जीनियस वाला याद कर लेना। जीनियस, जीनियस क्या है कि स्ट्राइव करना है टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन द, कौन एक्सीलेंस करेगा? जो जीनियस होगा वही एक्सीलेंस करेगा इन ऑल स्फीयर्स। के से नॉलेज। नॉलेज 86 वाले से ऐड हुआ था। यहाँ पे गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे की एजुकेशन पर फोकस करें। फिर कुछ वर्मा कमेटी थी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, उनकी कुछ की ऑब्जर्वेशन थी। जस्टिस वर्मा थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एंड ऑलरेडी हेल्प इन द एनफोर्सेबल एंड सम फंडामेंटल ड्यूटीज। इन्होंने कुछ बोला था कि ऑलरेडी जो है ये एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस में ऑलरेडी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो हो रही हैं, ठीक है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट, इसमें क्या है कि आप नेशनल फ्लैग का वो नहीं कर सकते हो, नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ये ऑलरेडी हो रहा है।
वेरियस लॉज पेनलाइज द एक्टिविटीज इनकरेजिंग द इम्यूनिटी बिटवीन द ग्रुप्स, वॉयलेंस को रोक रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट, ये पनिश कर रहा है रिगार्डिंग कास्ट और रिलीजन वाला। इंडियन पीनल कोड है, अनलॉफुल एक्टिविटीज है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये चेक रख रहे हैं। तो ऑलरेडी वर्मा कमेटी ने कहा फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑलरेडी, फंडामेंटल ड्यूटीज सॉरी जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आर्टिकल्स में, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब डिफरेंट एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज for A 51A only, there is only just one article for all the duties, total 11 duties है, original 10 थी, Swansing Committee 86 constitutional amendment, ठीक है, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये विद दिस वी आर डन। हाँ, तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स देख ली। फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा डीप क्वेश्चन मैंने अब तक नहीं देखा है, तो अब आप क्या करना, घटना चक्र, टेक योर घटना चक्र out and try to solve all the questions given in your Ghatna Chakra regarding fundamental rights, fundamental duties and DPSP। और कल वाला जिसने नहीं किया है प्रीएम्बल कर लो और फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, जिसमें हमने पार्ट्स भी देख लिए हैं प्लस शेड्यूल्स भी देख लिए हैं। तो बहुत मेजर चंक हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कर लिया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाला और रह गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का वो और रह गया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, उसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। जो मैं इस तरीके से स्टार्ट करूंगी, पहले लेजिस्लेटिव पढ़ाऊंगी ऑफ सेंटर एंड स्टेट, फिर जिसमें हम लेजिस्लेटर वाला पार्ट, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाला पार्ट, सेंटर और स्टेट गवर्नर इसमें इंक्लूड कर लेंगे। देन जुडिशरी वाला पार्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब इस तरीके से हम पॉलिटी कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।